चलिए बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटे बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सारे बच्चे मेरे साथ चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें बात करनी है बच्चों। सर पहले हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। हाँ बेटे, चैप्टर के 2 सेगमेंट हैं। मैं पहले आपके साथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही बात करूँ। बेटे हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे बेटे उन इश्यूज को लेकर जो बेटे रिलेट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। इश्यूज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। हम यहाँ पर बात करेंगे बेटे ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को लेकर। ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या काम हो रहा है बेटा। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स के बारे में बात करेंगे जो या तो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं या बेटे वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बहुत आसान चैप्टर है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उन इश्यूज को लेकर बेटे जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे, वर्कर्स के फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने पर बात करेंगे। ओके सर, आप देखो जरा बेटे, किसी भी पर्सन की लाइफ में वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटे। वर्क बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी पर्सन की लाइफ में वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटे। बेटे किसी भी इंडिविजुअल की लाइवलीहुड, किसी भी इंडिविजुअल का लाइवलीहुड सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है बेटे। उसको काम अवेलेबल है कि अवेलेबल नहीं है। बेटे वो अपने लिए पैसा कमाएगा, कैन अर्न देयर लिविंग, अपने जीवन के लिए पैसा कमाएगा आफ्टर डूइंग वर्क, किसी भी काम को करके। तो वर्क हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इंडिविजुअल अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए बेटे क्या करता है, काम करता है, तभी बेटे वो पैसा कमाता है और अपने जीवन को प्रवाह करता है। ओके सर, अभी तक की गई बातों को एक बार लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
work plays an important role in our lives as individuals. Work plays an important role in our lives as individual or a group of members can earn their living after doing work. Work plays an important role in our lives as individual or a group of members can earn their living after doing work. इसी का के नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटे, बीइंग एम्प्लॉयड, being employed in certain workplace gives a sense of self-worth and enable us to relate ourselves meaningfully with others. बेटे जब हम लोग किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर काम करने जाते हैं ना, जहाँ पे हम एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहां पर एक हमारे अंदर एक सेंस आता है बेटे सेल्फ वर्थ का, कि हमारी भी कोई वर्थ है, हमारे काम की कोई वर्थ है, जिसके बदले में हमसे हमें कोई सैलरी पे कर रहा है या हमारे को कोई वेजेस पे कर रहा है। बेटे हम रिलेट कर पाते हैं अपने मीनिंगफुल, अपने आप को हम रिलेट कर पाते हैं अपने आप को आर सेल्स एज अ मीनिंगफुली, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी मार्केट में कोई वर्थ है, और उस काम की वर्थ है किसके सामने बेटे, दूसरों के सामने में, विद अदर्स, और वो हमें उस चीज के लिए पैसा पे करते हैं। ओके सर। लिखा आप लोगों ने? जी सर। आगे देखें बेटे, कोई भी वर्कर जब वर्क करेगा बेटे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में ऐड होती है। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में ऐड होती है। जी सर, हमने ये बात अच्छे से पढ़ी। इन दिस वे every working person can actively contribute
contribute in national income. In this way, every working person can actively contribute in national income. सर ये वाली बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई। बेटे अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। बच्चों का मैसेज आया नो सर, ठीक है बेटे। अब हम ये देखते हैं बेटे कि आप किस पर्सन को वर्कर मानेंगे, मतलब इस पर्सन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी वजह से आप इसको वर्कर कहना स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, पॉइंट नंबर 1, he has contract or arrangement to do work बेटे हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी भी काम को करने के लिए, वर्क को करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया या एग्रीमेंट किया कि ये हमारे लिए काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, हम इसको इस काम के बदले में पैसा देंगे। he gets reward, he gets reward or other benefits of doing a work। आप बेटे इसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप इसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप इसको अदर बेनिफिट्स दे रहे हैं काम को करने के लिए। ओके सर, he work for himself or is self-employed। वो अपने लिए काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। या तो वो किसी और के लिए काम करेगा या वो अपने लिए काम करेगा। ओके सर, बच्चे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वर्कर्स। टाइप्स ऑफ वर्कर्स, बेटे हम लोग वर्कर्स को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक बच्चों हायर्ड वर्कर्स। एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एक हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। ओके सर, तो मैं इसको पॉइंट नंबर 1 कह देता हूं, इसको पॉइंट नंबर 2 कह देता हूं। पॉइंट नंबर 2 में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया
और ये बच्चों सेकंड पॉइंट। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, उसके बाद हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। ऐसे वर्कर्स बेटे जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहा जाता है। ये बच्चे खुद अपने लिए ऑपरेट करते हैं, अपने एंटरप्राइज के लिए काम करते हैं, अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं, और इसको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये बेटे खुद काम कर रहे हैं, एज अ लेबर खुद ही काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ओके सर। पॉइंट नंबर 1, द वर्कर्स who own and operate an enterprise to earn their livelihood, to earn their livelihood are known as self-employed workers. For example, a farmer working on his own farm. This category accounts for more than 50% of the workforce. This category accounts for more than 50% of the workforce. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ऐसे वर्कर्स जो किसी और के लिए काम करते हैं, वहां से उनको वेजेस मिलती हैं या वहां से उनको सैलरीज मिलती हैं। तो जब हम लोग किसी और के लिए, कोई वर्कर, कोई पर्सन किसी और के लिए काम करता है बेटे, उसको कोई पर्सन हायर कर लेता है और उसको वेजेस या सैलरीज पे की जाती हैं, तो उसको कहा जाता है हायर्ड वर्कर्स। वो हायर्ड वर्कर्स होते हैं। ओके सर। बच्चे लिखेंगे, सर ये तो बहुत आसान चैप्टर लग रहा है। हाँ बच्चों, मैं आपसे कह तो रहा हूं, ये चैप्टर बहुत आसान है। हायर्ड वर्कर्स, those people who are hired by others and are paid wages or salaries as a reward for their services are called hired workers.
those people who are hired by others and are paid wages or salaries as a reward for their services are called hired workers. Point number one, कैजुअल वर्कर्स. हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था. कैजुअल वर्कर्स जो बेटे डेली अर्नर्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं, परमानेंट बेसिस पे नहीं करते हैं बेटे, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, जो डेली अर्नर्स होते हैं बेटे, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं प्रोवाइड होते हैं. ये लोग जितना काम करेंगे, जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी, वरना बेटे नहीं मिलेगी. ओके सर. Those people who are not hired by their employees on a regular or permanent basis and do not get social security benefits are said to be casual workers. For example, construction workers, construction workers, पॉइंट नंबर 2 सर, ऐसे वर्कर्स जो रेगुलर इन नेचर होते हैं, जिनको रेगुलर सैलरी दी जाती है या वेजेस दिए जाते हैं, जो परमानेंट होते हैं, उनको हम लोग रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कहते हैं. हाँ बेटा, उनको हम लोग रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कहते हैं. उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं बेटे. आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनको दिए जाते हैं. ओके सर. व्हेन a worker is engaged by someone or by an enterprise and paid his or her wages on a regular basis, they are known as regular salaried employees. Or
regular workers. For example, for example, teachers, chartered accountants, engineers, etc. ओके सर, ओके सर। आप लोग हेडिंग डालेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड hired workers in India. Self-employed and hired workers. बेटे हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स को ना दो पार्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू रीजन और एक अकॉर्डिंग टू जेंडर। एक अकॉर्डिंग टू रीजन और एक अकॉर्डिंग टू जेंडर। पॉइंट नंबर 1 में मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू रीजन, रूरल एंड अर्बन की बात करूंगा। ओके सर। अकॉर्डिंग टू रीजन मतलब बेटे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। पॉइंट नंबर 1, 43% of workers are self-employed and 57 of workers are hired in urban areas. %56 of workers are self-employed and 44% of workers are hired in rural areas.
43%, 15%, यहां पे आप लिख लो अर्बन वर्कर्स, यहां पे आप सीधी सीधी लाइन डाल दो, यहां पे डायगोनल कर दो और शेडेड कर दो। 42%, 43%, 15%। खाली बॉक्स कैजुअल वर्कर्स का कर दो, सीधी सीधी लाइन वाला सेल्फ एम्प्लॉयड कर दो, डायगोनल लाइंस शेडेड वाला पोर्शन, रेगुलर, सैलरीड वर्कर्स का। अकॉर्डिंग टू रीजन की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रीजन की बात कर रहे हैं, 43% of workers are self-employed and 57% of workers are hired in urban areas. ये hired workers की बात है। 56% of workers, 56% of workers are self-employed and 44% of workers are hired in rural areas. Okay, sir. Rural workers, %56, सीधी सीधी लाइन डालो, %35, यहाँ पे डायगोनल लाइन डाल दो और शेडेड कर दो, 9%। बिल्कुल सेम कैजुअल वर्कर्स, diagonal line with shaded portion, regular, salaried workers, बॉक्स में सीधी सीधी लाइन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। एक बच्चे का मैसेज आया सर डेटा मैच नहीं कर रहा है। बेटे क्यों नहीं कर रहा? आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। मैंने आपको क्या बोला? हायर्ड वर्कर्स के अंदर हायर्ड वर्कर्स के दो पार्ट करवाए बेटे, एक कैजुअल वर्कर्स और एक रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। अब आप देखो मैं डायग्राम में दोनों को अलग अलग ही तो दिखाऊंगा बच्चे। हायर्ड अर्बन में 57% है बेटे, देखो 57% है, तो 42 और 15 57 ही तो होता है बच्चों।
आप बेटे मैसेज कर देते हैं, आप समझते नहीं बात को। 57%, 35 और 9, 43% बेटे। मैंने यहां पर बेटे वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू जेंडर डिवाइड किया है, मेल एंड फीमेल। ध्यान से देखेंगे बच्चे। 51% of male workers are self-employed. 51% of male workers are self-employed. 49% of male workers are hired. 51% male workers, 51% male workers self-employed और 49% of male workers hired workers. फीमेल के लिए देखेंगे बेटे, 56% of female workers are self-employed, 56% of female workers are self-employed, and 44% of female workers are hired. 56% of female workers are self-employed and 44% of female workers are hired. यानी बेटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रेशो ज्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रेशो ज्यादा है फीमेल वर्कर्स में। जी सर, ऐसा क्यों है? अभी कारण बताते हैं बेटे। लेस मोबाइल होते हैं बेटे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में फीमेल वर्कर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा ट्रेवलिंग बेटा इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं पॉसिबल हो पाता है इस वजह से। सर ये डेटा हमें लर्न करना है बेटा, तभी तो हम लिख रहे हैं, नहीं लर्न करना होगा तो हम क्यों लिखेंगे? ओके सर, आपसे क्वेश्चन वो जिस आधार पे पूछेगा आपको उसी आधार पे जवाब देना है। अगर वो जेंडर के बेसिस पे पूछेगा तो आपको जेंडर के बेसिस पे जवाब देना है, अगर वो रीजन के बेसिस पर पूछेगा तो आपको रीजन के बेसिस पे जवाब देना है। ओके सर, बच्चे एक बार साथ साथ लिखेंगे। द अबव चार्ट shows that self-employment and hired employment are equally important for male workers, but female workers give preference। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटे, but female workers give preference to self-employment than to hired employment। It is because, ये क्यों है बेटे? It is because women
It is because women, both in rural and urban areas, are less mobile. Women, both in rural and urban areas, are less mobile and thus prefer to engage themselves in सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसलिए बेटे वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. बट फीमेल वर्कर्स गिव प्रेफरेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देन टू हायर्ड एम्प्लॉयमेंट. फीमेल वर्कर्स हमेशा प्रेफरेंस देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एज कंपेयर टू हायर्ड एम्प्लॉयमेंट. रीजन क्या है बच्चों इसका? It is because women both in rural and urban areas are less mobile and thus prefer to engage themselves in self-employment. So, it can be concluded that self-employment is a very important source of livelihood for people in India. तो बेटे इस बात को ये कंक्लूड किया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए. तो हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड वर्कर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू जेंडर बाइफिकेशन किया है. आप एक बार उसको देखें. आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा. बच्चे का मैसेज आया सर, एक बार ऊपर स्क्रॉल अप कर दें. बेटा जल्दी नोट करें, आगे चलना है फिर. ठीक है बेटे, आगे चले आप.
ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटे, और हम लोग उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखते हैं एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बेटे, हम लोग यहाँ पर अलग अलग टॉपिक वाइज इस बात को देखेंगे कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। हम लोग ये देखेंगे कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट में कितना है टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। हम इस बात पे जानकारी लेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर कितनी पॉपुलेशन एंगेज है बेटे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। हम इस बात को भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पर वर्क फोर्स कितना काम कर रहा है बेटे, कितना वर्क फोर्स एक्चुअल में काम कर रहा है। हम ये भी देखेंगे बेटे हमारे यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ क्या है, हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जीडीपी के अकॉर्डिंग वो कितना रहा है। और फिर हम लास्ट में इस बात को देख लेंगे कि हमारे यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है बेटे। तो हमने एम्प्लॉयमेंट ऑन इंडिया को, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटे। मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल in employment. The rate of participation of people in employment. पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन को देखते हुए कितने लोग एक्चुअल के अंदर पार्टिसिपेशन ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कितनी टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशो चल रही है। ओके सर, मतलब कितने बेटे हमारे यहाँ पर लोग एक्चुअल के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर भाग ले रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। ओके सर, पहले इसका एक बार फॉर्मूला लिख लें। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स divided by total population into 100, परसेंटेज के लिए into 100 लिखा, total number of workers divided by total population into 100. ओके सर, it refers to participation of people in production activity. It is measured as a ratio of workforce to total population.
लाइन को बेटे एक बार दोबारा से देख लें। इट रेफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि आपके यहाँ पर कितने लोग पार्टिसिपेशन ले रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर। इट इज मेजर्ड, इसको कैलकुलेट किया जाता है एज अ रेशो ऑफ वर्कफोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके सर। द डेटा on rate of participation of people in employment in rural and urban areas are as follows. The data on rate of participation of people in employment in rural and urban areas are as follows. बेटा ये डेटा रिप्रेजेंट करेगा आपके पास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल के बारे में जो एम्प्लॉयड है रूरल और अर्बन एरियाज के। ओके सर, बच्चे साथ साथ डेटा को लिखेंगे। वर्कर population ratio, total rural urban, men women, 54.6, 54.7, 54.3, 22.8, 26.1, 13.8, 39.2, 40.8, 35। बेटे इस फॉर्मूले की हेल्प से रेशो निकाली गई है। आप ऐसा मत सोचना कि टोटल मैच होने चाहिए। ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो निकाली गई है, जितनी टोटल पॉपुलेशन है और जितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं। रूरल एरिया के अंदर 54.7, अर्बन एरिया के अंदर 54.3। हमने टोटलिटी में देखा बेटे, टोटलिटी में देखा तो 54.6, 54.6। ओके सर। यहाँ पे 26.1, वहां पे 13.8 और टोटल में देखा तो बेटे 22.8। ठीक है।
ठीक है बेटे, आप बस डेटा को लर्न करें। नेक्स्ट बेटे मैं पॉइंट इधर लेकर आता हूं, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। बेटे हमने 3 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया, आप सब बच्चों को पता है। प्राइमरी सेक्टर बिलोंग करता है एग्रीकल्चर से, ये मैन्युफैक्चरिंग और ये सर्विस इंडस्ट्री। मैं उसी के अकॉर्डिंग बेटे यहां पर डिफाइन करूंगा। ओके सर, मैं यहां लिखवा भी देता हूं, लेकिन पहले आपको प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर includes agriculture, forestry, logging, fishing, mining, quarrying, etc. Secondary sector, secondary sector includes, secondary sector includes manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, etc. Tertiary sector includes trade, transport, storage, service, etc. सर वैसे ये सारी बातें तो हमने पहले भी कभी लिखी हैं कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, टर्सरी सेक्टर में क्या है। लेकिन फिर भी बेटे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। अब मैं आपके साथ इसके डेटा को डिस्कस कर लेता हूँ। सेक्टर 1972 to 73, 2011, 12, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या बेटे इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। 74.3, 10.9,
14.8, 100, 48.9, 24.3, 26.8, 100. 1972-73 में 74.3% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। 2011-12 के अंदर 48.9 रह गए हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 10.9 72-73 में थे। आप देखें बेटे अब 24.3 हो गए हैं 2011-12 तक। टर्जरी या सर्विस सेक्टर के अंदर 14.8 से 26.8 हो गए। ओके सर, यानी एक तरीके से ट्रेंड सर प्राइमरी सेक्टर में कम होता जा रहा है और सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है। हाँ बेटे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है और सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती जा रही है। बच्चे नीचे लिखेंगे, इन द कोर्स ऑफ economic development of a country, economic development of a country, labor flows from primary sector to secondary sector and tertiary sector. In this process, workers migrate from rural to urban areas. Okay, sir. Trends in employment sector sector wise, percentage wise. सर इस टेबल से तो साफ साफ समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स डिक्लाइन हो रही है। हाँ बेटे, द अबव टेबल reveals that in 1972-73 about 74.3% of workforce was engaged in primary sector, and in 2011-12 this proportion
has declined to 48.9%. Secondary and tertiary sector are showing promising future for the Indian workforce. बच्चों ने यहां तक लिख लिया होगा बेटे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैजुअलाइजेशन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। Casualization of workforce. सर इसका क्या मतलब होता है बेटे? इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर सैलरीड वर्कर्स टू कैजुअल वेज वर्कर्स। दोबारा सुने, द मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर सैलरीड वर्कर्स टू कैजुअल वेज वर्कर्स इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। हम यहाँ पर बात करेंगे बेटे सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और कैजुअल वेज लेबरर्स की। और आप पता है क्या देखेंगे, ट्रेंड इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है बेटे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो रही है। लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम खुद काम कर रहे थे जो लोग, वो बेटे अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे वर्कफोर्स कम कर रहे हैं। कैजुअल वेज लेबरर्स मार्केट में इंक्रीज हो रही है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं। यानी हम लोग एक फिक्स्ड इनकम की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो आज आपके पास काम है, कल नहीं है, परसों काम है, फिर 2 दिन काम नहीं है, तो वहां से बेटा ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है। और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज के अंदर ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। कैजुअल लेबर वर्कर्स, कैजुअल वेज लेबरर्स भी इंक्रीज हो रहा है। ओके सर, बच्चे टेबल बनाएंगे। ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट, पैटर्न 1972 से 2014 के बीच में। इसको 2012 का, 2012 तक स्टेटस 1972 से 73, 2011, 2012, सेल्फ एम्प्लॉयड 61.4% लोग थे। 11-12 आते आते 52% लोग रह गए। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज
रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज 15.4% है, 2011-12 आते आते 18%। कैजुअल वेज लेबरर्स 23.2, यहां से आते आते 30% आ रहे। यानी सर कैजुअल वेज लेबरर्स पे इंक्रीज हो रही है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है। टोटल 100%। बेटे कैजुअल वेज लेबरर्स का इंक्रीज होना ये बताता है कि आपकी कंट्री के अंदर इलिटरेसी अभी भी ज्यादा है। आपके यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है बेटे, इसलिए वो वेज लेबरर्स में आ रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कमी का होना बता रहा है कि बेटे आपकी इकोनॉमी के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो गुड्स है बेटे, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो उतनी ज्यादा नहीं सेल हो रही। इकोनॉमी के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर उतना अच्छा काम नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग अपने आप को मूव कर रहे हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तरफ, कि वहां पर उनको एक फिक्स इनकम मिलती है। ठीक है सर, अब बच्चे लिखेंगे साथ साथ। द मूवमेंट ऑफ लेबर from regular salaried workers to casual wage workers is known as the process of casualization of workforce. The distribution of workforce on the basis of status indicates that over the last 4 decades, (1972 से 2012), people have moved from self-employment to regular salaried employment. And casual wage work, implying that casualization is picking up
yet self-employment continues to be the major employment provider. लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं ट्रेंड भले ही गिरावट की तरफ है, ट्रेंड भले ही बेटे कम हो गया है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी भी एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ बेटे, जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है कि आपकी इकोनॉमी की जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है बच्चों, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमी में जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन बेटे उसके अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा। यानी सर जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रही है। हाँ बच्चों, मैं यही कह रहा हूं कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा। ओके सर, इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। कि ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज ना कर पाए। ओके सर, इट मीन्स that the GDP of the country is rising, but without generating employment. ओके सर, बेटे इसका जो ग्राफ है वो आपके नोट्स में बना है, आप वहां से रेफर करेंगे। जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो बेटे इसका ग्राफ वहां पे बना है, रेफर नोट्स। ठीक है बेटे, आप ग्राफ को तो नोट्स में से देखेंगे, मैं उस ग्राफ के बेसिस पर कंक्लूजन यहां पे लिख रहा हूं। In the late 90s, employment
growth started decline and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. In the early stages of planning. During these years, there is a widening gap between the growth of GDP and employment. इसका मतलब क्या है बेटे? This means that in the Indian economy, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. Without generating employment, we have been able to produce more goods and services. हमारे यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हम लोग बेटे सक्षम है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसको कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ, कि आप लोग ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ है बेटे. आप एग्जिस्टिंग वर्कर से ही ज्यादा काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम करवा रहे हैं, आप उन्हीं को बोनस दे देते हैं, लेकिन बेटे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही.